बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मिनी बजट पे पार्लियामेंट में और ऐवान बाला में आज खासी बहस हुई है और बहस के बाद बातें ये मंजर आम पे आई। अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि मिनी बजट जो है ये कौमी सलामती के ऊपर ख़तरा है, इससे अवाम मज़ीद परेशान होंगे। जब ये बहसो मुबाहिसा चल रहा है तो इसी के बीच में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बाज़गश्त अभी तक मद्धम नहीं पड़ रही। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हुकूमत की आरा और है, अपोजिशन की आरा और है, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। गुफ्तगू हुई, रहमान मलिक साहब भी एक दावा करते हैं, मंजूर वसान साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में एक दावा कर दिया, उन्हें कोई ख्वाब आया और उस ख्वाब को वो ताबीर देने की कोशिश कर रहे हैं और वो दावे बहुत कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले में काफी मुतमईन दिखाई देती है। तो मुतमईन किस वजह से है? वो तो मुतमन्नी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, कमान संभालें, लेकिन अब मुतमईन किस वजह से? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वापस नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतमईन होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये भी बड़ी अहम बात है जो आपने पूछी और आवाम जानना भी चाहती है और ये इस वक्त हर जगह ये डिस्कस भी हो रही है। मुझसे कई मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पूछा कि आप जनाब बता दें, आपके पास कोई ख़बर तो होगी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं आ रहे। अब तो उनके अपने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जब तक उनका इलाज नहीं होता, जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देते, जब तक एक और ऑपरेशन है वो नहीं हो जाता तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो मैं कहा अब इसमें गुंजाइश रह नहीं गई। तो उन्होंने कहा फिर हमारी क़यादत मुतमिन बहुत है, हमारे जो अरकान असम्बली है, हमारे जो रहनुमा है वो मुतमिन बने हैं। मैंने कहा चले हम भी देखते हैं। तो मेरी फिर कुछ लोगों से बात हुई, ज़िम्मेदारान से। उन्होंने कहा जी हमें तो ये पता है, हमारे पास तो ये इतला है, हमें ये हाई कमान, ये मैंने कहा हाई कमान, किस हाई कमान की बात कर रहे हैं? उसने कहा जी नून लीग की हाई कमान की तरफ से हमें एक जो थिंक टैंक है उन्होंने हमें कहा है, ये जिससे मैंने गुफ्तगू की वो भी बरहम रहनुमा है। उसने कहा उन्होंने हमें कहा है कि ये फरवरी से आगे ये हुकूमत नहीं जाएगी। मैं कहा किस तरह होगी, क्या आप अदम एतमाद लाएंगे? उसने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं अदम एतमाद होगी। मैं कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी हमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। मैं कहा कहाँ से, कौन नाअहल करार देगा? उनके खिलाफ तो ऐसा काम भी कोई नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा जी हो सकता है ये मामला इलेक्शन कमीशन से हो जाए, हो सकता है, हाँ हो सकता है ये मामला किसी और चीज़ से। मैं क्या फॉरेन फंडिंग केस में भी वो फैसला देकर कोर्ट की तरफ रेफर कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं। उन्होंने कहा जी हमें तो ये कहा गया है कि फरवरी में, अब ये जो जिससे वो मुतमिन है कि फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा। ये उनकी प्लानिंग है कि उनके मुताबिक जो वो बड़े पुरउम्मीद है मुस्लिम लीग नून, उनका नाअहल करार दिया जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक शख्स जो है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तहरीक इंसाफ का, उसने किसी और का नहीं। वो जो वज़ीर आज़म बनेगा वो फौरी तौर पर कुछ अर्से बाद ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा। जब वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देगा तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हमें ये कमिटमेंट दी गई है कि नए इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते ही 15 से 20 दिन जेल में रहेंगे। उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी और उनको नाहली से रिलीफ मिल जाएगा। राना साहब ये मैं ये बात में सुनता हूं, वो कहते हैं जी आप उसके बाद, मैं कहा उसके बाद, उन्होंने कहा उसके बाद हमें यह भी गारंटी मिल गई है कि अगले 5 साल भी आपके होंगे। मैंने कहा मुझे एक बात तो बता दें, जिस क़यादत ने आपको ये सब कुछ कहा है, क्या उसके आगे पाकिस्तान की अदलिया कुछ नहीं है? क्या उसके आगे पाकिस्तान के इदारे कुछ नहीं है? क्या वो मजाक समझते हैं पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को मजाक समझते हैं? क्या ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि एक शख्स जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ करवा रहा है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है और वो जब चाहे आएगा, जब चाहेगा उसको रिलीफ मिल जाएगा? मैं कैसा मजाक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी आप देख लीजिएगा फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद ये सारा कुछ, ये प्लानिंग और ये जो चीज़ें हैं ये नून लीग के अहम हलकों में ऊपर से इतला दी गई है, उनके बड़ी ऊपर वाली क्या बड़ी क़यादत यानी थिंक टैंक ने। अब इसलिए आजकल आप देख रहे हैं ना, बड़ा शोर गोल है, मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है। उनके लोग तो इस तरह फिर रहे हैं कि जैसे वो तो ये तस्वर कर चुके हैं कि जनाब नवंबर दिसंबर जो है ना उसमें मियाँ साहब की हुकूमत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
राना साहब, बहुत सी इतलात ये भी हैं कि वीज़ा तौसी की जो दरख्वास्त बरतानिया में दायर की गई थी वो मुस्तरद हो गई। चाहे दरख्वास्त मुस्तरद हो गई या नहीं हुई, मैं आपको ये बता दूं, मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे, मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जिस तरफ इशारा किया है कि सर पे हाथ रखने की इस्तदा कर रही है अपोजिशन, तो वो किस तरफ इशारा किया, PMLN की तरफ या PP की तरफ? दोनों की तरफ है। एक के मतलब तो यहाँ तक कहा गया ना, जिस तरह मंसूर वसान साहब को तो ख्वाब आता है, लेकिन किसी ने तो यहाँ तक मुझे कहा है कि जनाब बिलावल साहब जो हैं वो जहाँ से रिलीफ मांगने गए थे, जहाँ से वो कुछ लेने गए थे, वहाँ से उन्हें नहीं मिला। CV लेके जहाँ पे गए थे या रिलीफ मांगने जहाँ पे गए थे? दोनों चीज़ें ले लें, CV भी और इसके बाद एक रिलीफ भी, उन्हें नहीं मिला। अच्छा, दो मुख्तलिफ जगहों से, कहीं से भी मैं बार बार एक बात आपको कह दूँ यासर, ज़हन में रखिएगा, जिसका नाम इमरान खान है ना, जो वज़ीर आज़म है, उसकी फॉलोइंग अभी मौजूद है। सिर्फ इमरान खान साहब की ही है? नहीं, उसी की है। मैं PTI में अगर लिया जाए तो सिर्फ खान साहब की है। तो आप कहें कि उसे उठा के बाहर फेंक देंगे और फिर उसके बाद वो कोई लंदन चला जाएगा या वो बिल्कुल किसी जगह बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए फ़ैसला करने वाले बड़ा सोच के करते हैं। तीसरी बात यह है कि जिन दो पार्टियों का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने कौन सी नहर की यहाँ पे नदियाँ बहा दी, दूध की नदियाँ बहा दी थी, उन्होंने कौन से कोई ऐसे काम कर दिए थे जिससे इस मुल्क बहुत आगे चला गया था। भाई जो होता है ना लीडर, वो कौमें बनाता है, कौमों को साथ लेकर चलता है, रहबर होता है, वो रहनुमा होता है। तो ये सारे सोचने वाले बड़ा सोच रहे हैं। मैं तो यहाँ के तक चलें, अभी मैं आपको अंदर की दे देता हूँ खबर। वज़ीर आज़म लाहौर में आए थे, बड़ी लोगों ने समझा सिर्फ 2-3 मुलाकातें हैं, 2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी, और उन 2 अहम मुलाकातों के हवाले से बहुत से लोग बहुत सी चहमगोइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी अहम मुलाकातें थी कि आप सोच नहीं सकते। और अब भी वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, और बहुत जल्द बहुत सी अफवाहें जो है ना वो दम तोड़ने वाली हैं। मैंने आपको नून लीग के अंदर बता दिया कि नून लीग क्या प्लानिंग करके बैठी है। उनके जहन में आई है कि फरवरी हुकूमत ख़त्म, फरवरी या मार्च में अबूरी सेटअप, नया वज़ीर आज़म PTI के अंदर से ही, फौरी असम्बली डिसॉल्व, नया इलेक्शन, और मुमकिन नहीं है ये चीज़ें। अच्छा राना साहब, चलें ठीक है, मान लिया मुमकिन नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये राय रखते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, ना भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप भी यही समझते हैं कि वापस आ जाने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और अपनी बगैर मतलब सिर्फ अपनी हिम्मत से वापस आते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जान पड़ जाती है, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जान पड़ जाती है। और अगर मियाँ नवाज शरीफ जो इशारे दिए जा रहे हैं कि और मंसूबे के तहत या किसी और चीज़ के तहत आते हैं, तो फिर आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर मुझे और आपको पता चल जाएगा तो बहुत सी सियासी जमातों को पता चल जाएगा। नून लीग के ख़िलाफ़ फिर खाली PTI नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है। फिर मौलाना साहब भी कहेंगे जनाब हमारा हिस्सा किधर है, फिर जमात इस्लामी भी सड़कों में शोर मचाएगी, फिर और भी बहुत से निकलेंगे बाहर। आप मत सोचें, अगर इतनी जल्दी इतना सारा कुछ होना होता तो ये ख़राब ही ना होता। चले, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी गुफ्तगू रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, अहम अदारों के पास पहुंच चुकी है, जिसमें बाप और बेटी की गुफ्तगू शामिल है, 2 मज़ीद रहनुमाओं की गुफ्तगू शामिल है कि अब हमें मौका मिला तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काम करेंगे। ये गुफ्तगू मौजूद है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। हाँ, रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड का हिस्सा ही है ना। आप जहन में रखिएगा कि अदारे जो है ना वो पाकिस्तान के अदारे हैं, वो कौमी अदारे हैं, वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते हैं, वो किसी शख्स की जंग नहीं लड़ते और या किसी सियासतदान की जंग नहीं लड़ते, पाकिस्तान की जंग लड़ते हैं। और जब आप उन अदारों को तबाह करने की कोशिश करें और बाद में ये कहें कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाएंगे और बैठ कर फिर मज़ीद उनके तंग करेंगे, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है ना, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। ऐसा ये बिल्कुल आपको मैं वो चीज़ें कह रहा हूँ जो आपको हालात के साथ साथ नज़र आएंगी। तजियाकारों ने तो, मैंने कल भी कहा था कि सीनियर तजियाकारों ने तो जनवरी का कह दिया ना। चलें 4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद जनवरी शुरू हो रही है ना, फिर जनवरी के एंड पे पूछेंगे अब कौन सा महीना है,
फिर उसके बाद पूछेंगे। 3-4 दिन दो दिन पड़े हैं, देख लेते हैं जनवरी के आगाज़ पे क्या गुल खिलते हैं और उन गुलों के खिलने से क्या खुशबू फैलती है या अफरा तफरी बढ़ती है। राना साहब, मिनी बजट पे बात कर लेते हैं। मिनी बजट को लेकर MKM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का आज खुल के इजहार किया। उनके रुकने कौमी असम्बली ने यह कहा कि अगर आप ऐसा इकदाम उठाएंगे जिससे आवाम पे बोझ पड़ेगा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी और आपके लिए भी हो जाएगी। तो मिनी बजट को लेकर वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कोई क़यामत नहीं आने वाली। इसका मतलब ये है कि वो लाना चाहते हैं और हर सूरत में लाना चाहते हैं। तो फिर मिनी बजट का बनेगा क्या, कितना बोझ पड़ रहा है? बोझ तो पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा। मैंने फिर कहा था मिनी बजट का बोझ बहुत बड़े सरमायाकार पे इसलिए नहीं पड़ता कि सरमायाकार है। एक चीज़ महंगी होगी वो महंगी बेचेगा, एक टैक्स ज़्यादा लगेगा वो आगे से चीज़ महंगी बेच के टैक्स को अदा कर देगा। ये बोझ पड़ता है आप पे, मुझ पे, सफ़ेद पोश शख्स आदमी पे, आम आदमी पे पड़ता है। हमने कहा याद है, हमने कहा था कि काफ लीग और MKM नाराज़ है। काफ लीग को राज़ी कर लिया, MKM को आज रात को राज़ी कर लेंगे। शायद हो सकता अब तक MKM को राज़ी कर लिया हो। अब असल मामला यह है कि मिनी बजट आ रहा है। आज भी बड़ी शनीद थी कि शायद आ जाता था, अब शनीद है शायद कल आ जाए, लेकिन हुकूमत उस वक्त तक लेकिन नहीं आएगी जब तक अपने स्कोर पूरी नहीं करती और अपोजिशन के स्कोर कम नहीं करती। चलिए मैं आपको बता दूं, इस दफ़ा फिर कल शाम तक फैसला हो जाएगा। कोशिश तो है कि आज रात तक, नहीं तो कल तक ये फैसला हो जाएगा कि किसके कितने स्कोर कम होने हैं। हुकूमत चाह रही है हर सूरत में कि इनके स्कोर पूरे हों और अपोजिशन के पहले से 4 मज़ीद कम हो जाए। अपोजिशन के पहले से 4 स्कोर मज़ीद कम हो जाए ताकि अगले 4 से 6 माह जो हैं वो बड़े सुकून से निकल सकें। और मैं आपको ये भी बता दूं, की स्टैंडिंग ऐसी है कि वो अपोजिशन के स्कोर मज़ीद कम कर सके। हुकूमत के नहीं है, बिल्कुल है, स्टैंडिंग ऐसी है, मौजूद है। बात यह है कि आप क्या समझते हैं, ये जो मिनी बजट ला रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से ला रहे हैं? इस पर सिर्फ इनकी रजामंदी है? क्या इन्होंने इत्माद में नहीं लिया? क्या आप नहीं समझते कि ये अगर एक चीज़ मुल्क के लिए नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो शायद ये इसका सोचते भी ना। ये अगर वक्त है तो नुकसानदेह आवाम के लिए, क्योंकि ये मिनी बजट जो है ये अब अफोर्ड नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मजबूरी क्या है, उसकी मजबूरी क्या बनी है, किन जगहों पे वो किन जगहों के लिए ज़रूरी है। IMF जो है उससे इतनी रकम नहीं मिलती है सर, लेकिन IMF अगर आपको कर्ज नहीं देता तो फिर बहुत सी जगहों से आपको इमदाद मिलना या कर्ज मिलना बंद हो जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ शराइत होती हैं। तो ये इस पे तो MKM ने तजवीज़ दी है ना, आप नए टैक्सेस लगाने या टैक्सेस की छूट को ख़त्म करने की बजाय अपना टैक्स नेट बढ़ा लें तो आप उतना हदफ तो हासिल कर सकते हैं। उतना ना कर सकें उससे आधा तो कर ही सकते हैं। कौन, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स देते कितने लोग हैं ये भी तो देखने वाली बात है। टैक्स देते कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आज तक जिन्होंने टैक्स दिया है? आप ताजर पे टैक्स लगाते हैं वो सरापा एहतजाज हो जाता है, आप किसान पे टैक्स लगाते हैं वो सड़कों पे आने का ऐलान कर देता है, आप प्रॉपर्टी डीलर पर टैक्स लगाते हैं वो कहते हैं जनाब हम सुबह से हड़ताल कर देंगे, आप किसी जिस पे भी टैक्स लगाते हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, मैदान में आकर चीखना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में इंसाफ लेना, उसके लिए भी एहतजाज करना पड़ता है। टैक्स लेने के लिए कई लोगों को राज़ी करना पड़ता है और यहाँ पर कानून पर अमल दरामद कराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे नहीं होता। बाकी मुल्कों में क्या टैक्स नहीं लिया जाता? लिया जाता है ना, इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो जिससे मांगेंगे वो चीखेगा, जिससे मांगेंगे वो चीखेगा। और अगर क्यों नहीं ना डाली आपने? आदत डालने से डाली जाती है। अगर आदत का आप तरीका एकार परवान चढ़ाएं और आदत की खसलत अपने अंदर पैदा करें तो तभी आदत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो खसलत कब तक पैदा होगी उसका इंतजार किए रहते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुआशी अशारिये किस समत को गामजन है? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि ये समझना चाहिए कि हमें क्या मुश्किलात दरपेश हैं, हम कौन से रास्तों पर चल रहे हैं और मुस्तकबिल में हमें क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? वो अपोजिशन जिसने गुज़श्ता अदवार में इस मुल्क पर हुकूमत की या मौजूदा हुकूमत जो 3 साल में स्ट्रक्चर को बेहतर न कर सकी? वजूहात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से आपका वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, मिनी बजट की बाज़गश चल रही है। मिनी बजट के हवाले से आपके अपने इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। आपको मालूम होगा कि किसको किस तरीके से मनाया जा रहा है। 350 अरब इजाफी
अवाम से निकलवाने की तैयारी है, ये हुकूमती दादोशुमार है। अगर अपोजिशन की तरफ जाएं तो वो ये कहते हैं कि 600 अरब का ये मिनी बजट है, तो मिनी बजट का कुछ खदोखाल ही वजह कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखें, जैसे आप अपने इससे पहले मैं सुन रहा था आप जो बातें कर रहे थे कि जब हम आए तो पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन था वो 3850 अरब रुपए था साल का, और इस साल हम 6100 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही है कि आप 3500 4000 के दरमियान से उसको 6000 लेके जा रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारी कोई 20-22 अरब डॉलर के करीब थी, आज 32 अरब डॉलर चली गई। रेमिटेंसेस बढ़ गए, आपकी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी जो इस वक्त आपकी 3 बड़ी फसलें हैं उनकी बम्पर क्रॉप्स हैं, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, आपकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री बढ़ गई। ये सारी बातें करने के बावजूद जो इस हुकूमत की अचीवमेंट है, आपने कोरोना को बड़ा अच्छा हैंडल कर लिया, आपने पूरे पंजाब और KP को हेल्थ कार्ड में उनको कवर कर लिया। ये सारी करने के बावजूद आपका करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर से हमने जीरो करके उसको आप 3-4 अरब डॉलर पे ले आए। ये सारा करने के बावजूद भी आपको IMF से अगली जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो आपको कर्जों की अदायगी हैं, उसके लिए IMF की एक तो आपको मदद भी चाहिए, दूसरा IMF की सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि आपकी माशी इस्तेकाम हो। उस सारे हवाले से जब हम IMF पास जाते हैं तो प्रोग्राम में आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता है, वो आपको अपने आप को फिस्कल डिसिप्लिन की बात करता है, आमदनी बढ़ाने और खर्चे कम करने की बात करता है। तो एक तो ये है कि कोई नया टैक्स, मैं ये तो कल पता चलेगा क्योंकि ये सीक्रेट होता है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। जिन जिन लोगों को, जिन जिन शोबों को टैक्स की छूट दी गई थी, एग्जेम्पशन दी गई थी, वो एग्जेम्पशन खत्म हो रही हैं और मुल्क की वसाइल बढ़ाने की एक कोशिश हो रही है। उसमें डायरेक्ट ये देखा जाएगा और देखा जा रहा है कि किसी तरह आम आदमी की जिंदगी में उसका कोई फर्क ना आए और वो लोग जो महंगी चीजें खरीदते हैं या जा रहा है। जी, कल 2 बजे मीटिंग है पार्लिमानी पार्टी की, उससे पहले कैबिनेट का इजलास है और 2 बजे के बाद 4 बजे इजलास है, और मेरी खबर के मुताबिक कल ये पेश हो रहा है। उसमें अगर कोई किसी जगह पे कोई रुकावट ना आई, किसी को कोई मामला ना हुआ सियासी, तो इंशाल्लाह कल ये पेश भी होगा और पास भी हो जाएगा। और आपके स्कोर पूरे हैं कल? जी, स्कोर तो आपको पता है इससे पहले जब भी कभी हुआ है पूरे किए हैं, और सियासी तौर पे इमरान खान साहब ज़ाहिर इन चीज़ों को देख रहे हैं, और ज़ाहिर है अगर हमारे पास अभी दिन भी हैं, 12 से पहले की तारीख भी है, लेकिन आप इससे पहले तो आप देखते रहें जब भी हमारा सियासी एडजस्टमेंट हुई हमने अपने लोगों को मायूस नहीं किया और ना हमारे लोग हमें मायूस करते हैं, बिकॉज लोग सारे सिंसियरली समझते हैं कि इमरान खान पुरखलूस तरीके से मुल्क की मईशत की डगर को ठीक डगर पे डालना चाह रहे हैं। इसलिए जितने हमारे MNAs MPs हैं उनके ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कौमी इशू पे सारे यकजान हैं। तमाम एलाइज और तमाम हुकूमती MNAs इंशाअल्लाह कल आपको यकजान नजर आएंगे। अब्बासी साहब, आप यकजान होने की बातें करते हैं, आप ही की बरादरी के हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। कल हमारे ही चैनल पे एक प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने आपके 20 अराकीन की हिमायत का दावा किया। अब वो हिमायत अगले जनरल इलेक्शन के लिए हो या इस मिनी बजट के लिए हो, उसको एक तरफ रख दे। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हुकूमत के वोट कम हो और हमारा स्कोर ज़्यादा हो। तो जब अपोजिशन इतनी तगोदो कर रही है तो फिर आपको भी कोई खदशात हैं या नहीं? देखिए, हमेशा एक मुकाबला है और मुकाबले में कोई भी जीत सकता होता है, और उनका हक है बेचारों का कि वो जितने 3 साल में शाहिद खाकान साहब ने और उनकी पार्टी ने जितने धमकियां लगाई, जितने डेडलाइन दी, लॉन्ग मार्च करेंगे, आरिया पार करेंगे, इस्तीफे देंगे, एक भी पूरा नहीं हुआ और यानी हर दफ़ा उनको मुंह की खाना पड़ी। लेकिन इसके बावजूद वो अगली दफ़ा नया मुंह लेके आ जाते हैं और वो उस तरह के दावे कर लेते हैं। तब मैं क्या कह सकता हूँ, आज तक तो उनकी सवाए एक उनको कहीं छोटी सी खुशी मिली थी यूसुफ रजा गिलानी वाली, उसके अलावा उनको सारी मायूसियाँ मिली हैं। इंशाल्लाह कल भी चुके एक तरफ कौम का इशू है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इशू है, पाकिस्तान की मईशत का इशू है, और एक तरफ शरारत और साजिश है। हमेशा इंशाल्लाह साजिश और शरारत हारेगी
और मुल्क को इस्तेकाम करने वाले लोग जीतेंगे। तो आपको देखिए कल इंशाअल्लाह आप उनकी जो एतमाद आपको पता ही है कि वो जो बात करते हैं, ज़रा उनको कुरे दें तो उनके पास कोई आपको तसल्ली बख्श जवाब नहीं है कि क्या उनके पास टूल है, कैसे वो MNAs को, यानी हमारे MNAs जो हुकूमत का हिस्सा है और अगली हुकूमत भी हमारी बनने जा रही है, वो छोड़ के उन जैसे जो इस वक्त सड़कों पर फिर रहे हैं उनके साथ जाएंगे। ये मंतक जो है उसकी कोई नहीं है और दिल नहीं मानता, लेकिन बहरहाल उनको ख्वाबों ख्यालों में रहने दें, क्या कर सकते हैं। अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून बड़ी उम्मीद है कि जल्द मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं और आपके वज़रा भी ये कहते हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ को लाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। अगर तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं तो कब तक मियाँ नवाज शरीफ को ला रहे हैं? राना साहब, आप बड़े सीनियर साफ़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त तजियाकार हैं, आपका प्रोग्राम लोग बड़ा शौक से देखते हैं और मेरे इलाके में बड़ा लोग आपको सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। मुझे आप ये बता दें, जब जा रहे थे तो आप समेत मेरे समेत सारे रो रहे थे कि खुदा न खास्ता उनकी अभी जिंदगी गई और कल गई। वहां गए तो उन्होंने कहा उनकी एक सर्जरी होनी है और एक इंटरवेंशन होनी है। आपने भी सुना, आपने रिपोर्ट किया और मैंने सुना। आपको याद है ना, उन्होंने कहा जी कोरोना आ गया है तो कोरोना में वो सर्जरी नहीं हो सकती, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सर्जरी हो। उसके बाद वो कोरोना वाली और सर्जरी वाली बात आप और मैं भूल ही गए और लोग भूल ही गए। मियाँ साहब जो है उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं आता। आप कह रहे हैं बब्बर शेर वापस आ रहा है, तो सारी बात में मुझे बताएं वो सर्जरी कहाँ गई? वो तो झूठ ही था, वो तो भूल ही गए आप भी और मैं भी के उनकी सर्जरी होनी थी। अब आप तो वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बरतानिया में भी अब कोरोना बढ़ रहा है, उन्होंने फिर से SOPs लागू कर दिए हैं, वहां पे कोरोना मजीद बढ़ गया, वापस तो फिर नहीं आएंगे। जी कोरोना भी बढ़ गया और उनकी मुद्दत भी खत्म हो गया, उनका वीजा भी खत्म हो गया और उनकी वो जो वहां जो असाइलम है वो भी खत्म हो रहा है। तो अल्लाह खैर ही करे। और एक और बात वो कहते हैं हमारी टांगें कांप रही हैं उनके आने से। तो भाई अगर हमारी टांगें कांप रही हैं तो जल्दी लेके आए ना, हमें तो 3 साल आपने हमारी टांगें क्यों नहीं, मतलब पिछले 1.5-2 साल से हमारी टांगें आपको चाहिए था कि जोर से कांपे, तो फटाफट लेके आए, हम भी देखें उनको दोबारा उनको सुकून मिले। छोटे चोरों को जेल भिजवाते हैं और बड़े चोरों को आप प्रोटोकॉल देते हैं। तो नहीं ला रहे, वो नहीं ला रहे, ना लाएंगे। वो आपने दुरुस्त कहा कि जब उनको कुछ नजर आएगा फिर आएंगे, लेकिन आप तो ला सकते हैं ना। आपके वज़रा कह रहे हैं हम तैयारी कर चुके हैं लाने की, तो कब तक उम्मीद रखें? देखिए उसका तरीका एक ही है, जब आप कोई आदमी, आप समझते हैं मुकदमात को, जब कोई आदमी जमानत देता है किसी की, तो जब अगर मुजरम भाग जाए तो जामन की सख्ती आती है। और हमारे हथे चढ़ना है शहबाज शरीफ साहब ने, हम कोर्ट में जा रहे हैं, ये बजट वाला मामला कर लें, कोर्ट में जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब को अपना भी हिसाब देना पड़ेगा। और जो 50 शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोर्ट में जाने की बातें पिछले 1.25 साल से हम भी सुन रहे हैं। जब मुद्दत खत्म हुई थी और बाज़गश यही हुई थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल में तो कोई बात नहीं हो सकी। नहीं चले वो उसकी बहुत सारी वजूहत भी होंगी, लेकिन अब हम कमिटेड हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट में जाके उनको कहेंगे कि बंदा पेश करो। आपने तो 4 हफ्तों के लिए 8 हफ्तों के लिए भेजे थे और उसके बाद तो उन्होंने कोई इलाज भी नहीं कराया, कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजी। चले कोई इलाज का बहाना हो तो आपने और हमने जो तर्स खाया था हमें लगे कि हमने ठीक खाया था, अब तो हमें लग रहा है कि हमें फूल बना दिया गया, पूरे सिस्टम को फूल बना के वो निकल के और वहां जाके धमकियां भी लगाते हैं, तड़ियां भी लगाते हैं इदारों को, और जनाब वो इनकलाबी भी बनते हैं। और पीछे से जरा कहीं ऑफर आती है तो भागे भागे जाके पांव भी पकड़ते हैं। तो गिरबान पकड़ने से पांव पकड़ने तक का जो सफर है, ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को अवामी सतह पे फारिग कर रहा है। जो ये इंप्रेशन वो दे रहे हैं इस पे जुडिशरी की भी तस्दीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक किस्म का आम लोगों को शक डालना कि अदलिया उसके बारे में ऑडियो वीडियो और ये झूठे एफिडेविट्स और झूठी कार्रवाइयां, ये लोगों का, आम लोगों के बारे में इस रियासत पे जो उनका एतबार है और जो अदलिया पे एतबार है उसको डाउट डालने की ये कोशिश है। मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश है, उन्हें नाहली से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। यही बात वज़ीर इत्तलात ने भी कही। तो कहाँ से इशारा आपको मिला, किन की तरफ आपका शक था, कौन किसकी तरफ से आपको ये इत्तला मिली, कौन ऐसा कर रहा है? देखें उन्होंने कोई रिट पिटीशन तो की है सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो एक असूली मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ लोगों को दे रहे हैं कि क्या इस तरह के
सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सजा याफ्ता लोगों के लिए अगर अदलिया या अगर अदलिया तो नहीं लेकिन वकला की कोई कम्युनिटी इस तरह का कानून लाना चाहती है तो फिर एक आम आदमी भी तो जेलों खोल देनी चाहिए। आपको तो अदलिया पे यकीन है ना, आपको तो अदलिया पे यकीन है ना, तो फिर आपको ये क्यों कहना पड़ा? आपको जब अदलिया पे यकीन है तो वो जाएंगे भी तो उसी फॉरम पे जाएंगे, उसी फॉरम पे जाएंगे, फिर आपको क्यों कहना पड़ गया ये? नहीं देखें राना साहब, पब्लिक डोमेन में एक बात चल रही है और वो आके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि देखें ना जी नवाज ये बड़ा गैर इंसानी है और पता नहीं गैर अखलाकी और गैर आईनी और गैर कानूनी है एक बंदे को सजा देना जिंदगी भर। हमने उसका जवाब पब्लिक डोमेन में और पब्लिक डिस्कोर्स में दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सजा भी है, नैब का फैसला भी है, हाई कोर्ट की अपील भी है, अदालतों से भगोड़े भी हैं, तो इनको कोई इस बारे में सोचे भी ना और कोई पब्लिक ओपिनियन इस तरह मोल्ड भी ना करे। हमारा काम है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना, तो हम अपने वो जो लोग पब्लिक में हैं, अवाम है, उनके लिए अपना डिस्कोर्स या अपना एक मौकफ या अपना बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगाही फैला रही है और अपना मौकिफ पेश कर रही है कि ऑपोजिशन क्या चाहती है और किस तरीके से चाहती है और हुकूमत किस तरीके से डिलीवर कर रही है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पर ऑपोजिशन का भी मौकिफ लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मिनी बजट के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कौमी सलामती पॉलिसी को सेनेट में पेश न करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आने वाले आम इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार कौन सी पार्टी आएगी, कौन वज़ीर आज़म बनेगा और आइंदा साल में कितनी हलचल मचेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हवाले से बहुत से दावे मंजर आम पे आए हैं। उन दावों में हकीकत क्या है, उसके पीछे मंतिक क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी क्या है, इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब ने। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील गबोल साहब, मंजूर वसान साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर उनकी शादी होगी, तो क्या हम ये समझें कि 2023 में उनकी शादी होने जा रही है? मंजूर वसान जो है, आपको पता, दिन में ख्वाब देखते हैं। बिलावल चेयरमैन बिलावल की उसी दिन शादी होगी जिस दिन उनको कोई दुल्हन पसंद आएगी, चाहे इलेक्शन 2022 में हो या 23 में हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म के जब वो हल्फ उठाएंगे तो जो फर्स्ट लेडी का कुर्सी है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह शादी जो है मुझे लगता है पहले ही करेंगे। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में 2023 में इलेक्शन होता है या 22 में, ये इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। अच्छा, एक ये भी बता दें साथ साथ, सुनने में तो ये आ रहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब बनेंगे और आसफ़ अली ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद हालात को बेहतर करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ज़रदारी साहब नहीं बिलावल साहब बनेंगे? देखिए, हालात इस वक्त ऐसे हैं कि अगर मैं समझता हूं कि किसी को इस वक्त इस मौजूदा पार्लियामेंट में अगर किसी को कहा जाए कि आप वज़ीर आज़म बने, तो मेरे ख्याल में कोई तैयार नहीं है इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए, क्योंकि हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि इस बिगाड़ के हालात को सही करने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम जो वो लगेगा, उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे। अब वो किस तरीके से होगा, वो ज़ाहिर फार्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कुछ हमारे दोस्त जो हैं इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं, इसी हवाले से मीटिंग्स भी कर रहे हैं, क्योंकि बिगाड़ बहुत हो गई है। नहीं, दोस्त कौन, आप दोस्त किसको कह रहे हैं? ये भी नबील गौल साहब, दोस्त आपका इशारा किस तरफ है? पीपल्स पार्टी के दोस्त, अदारों के दोस्त, कौन? नहीं, पीपल्स पार्टी के दोस्त, पीपल्स पार्टी के दोस्तों में सब आ जाते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों में सब आ जाते हैं। वो भी दोस्त आते हैं जिनकी तरफ वजीर दाखिला साहब इशारा करते हैं कि इनकी जानिब से इस्तदा की जाती है कि हमारे सर पे हाथ रखें? नहीं, वजीर दाखिला साहब तो बहुत सहमे हुए हैं आजकल, पता नहीं क्यों, उनको किससे डर है। और वो शेख रशीद नहीं है। शेख रशीद जो पहले बातें करता था, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना देखेंगे कि उनका टोन बड़ा चेंज है। वो सहमे हुए हैं, पता नहीं किस बात से सहमे हुए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्त वो हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि जो आवाम के साथ
मिलकर अवाम की धड़कन को समझते हुए कि अवाम अब इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और ये हालात आगे जाकर इस जनवरी फरवरी में आप देखेंगे जब 200 रुपए का डॉलर हो जाएगा, जब महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि अवाम सड़कों पर निकल के आएगी, तब वो ना देखेगी किसी पीडीएम को ना ऑपोजिशन को, वो खुद सड़कों पर निकल के आएगी। और मुझे डर है कहीं सिविल डिसओबीडियंस ना हो, सिविल नाफरमानी ना हो। उन सूरत को देखते हुए क्यों समझते हैं कि उन दोस्तों की हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही हासिल होगी? वो हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तो हो सकती। नहीं, मैंने किसी दोस्त की तो किसी इदारे की तो इशारा नहीं किया। मैंने कहा है वो सारे दोस्त जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीडीएम वाले और भी जमातें हैं, दूसरी जमातें भी हैं, मतलब हम इस सूरत हाल में आ गए हैं कि हम मुल्क को बचाने के लिए सबके साथ बैठने के लिए बात करने के लिए तैयार है, चाहे वो एमक्यूएम हो चाहे वो नून। फिर से पीपल्स पार्टी की दोस्त हो गई। अच्छा, अब आपकी दोस्ती हो गई मुस्लिम लीग नून के साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी कोई इतनी लड़ाई है भी नहीं, मैं आपको बताऊं। लड़ाई है भी नहीं? कोई बड़ी नबील कबूल साहब, अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में क्या कहा मियां नवाज शरीफ के मुतल्लक? आप कहते हैं लड़ाई नहीं है। आपके साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने क्या कहा लाहौर में, आपको नहीं याद? ये चंद दिन पहले। और आपके वजीर आजम के साहबजादे ने खानेवाल में क्या कहा, ये चंद दिन पहले। आप कहते हैं लड़ाई नहीं है। एफआईआर दर्ज हो गई और बड़ी सख्त अल्फाज। मैं समझता हूं कि हालात इतने खराब नहीं है, इतना कोई बड़ी बात नहीं कर दी है किसी भी हमारे जमात के लीडर ने कि हम दोबारा बैठ नहीं सकते हैं। सर, जब आप ये अच्छा, आपके मुताबिक फिर ये है कि आप ये कह दें कि जो मुल्क के ही सगे नहीं, जो मरना इधर नहीं चाहते, उनको मुल्क से क्या, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उर्फ आम में सियासत में कुछ भी कहा जा सकता है? नहीं कहा जाने वाली, देखें मुल्क को बचाना है या फिर देखें आप, इन लोगों के पास दो चॉइस है, या मुल्क को बचाएं या इमरान खान को बचाएं। जाहिर है जो पाकिस्तान का हमदर्द होगा वो मुल्क को बचाना चाहेगा। अब मुल्क को बचाने के लिए अगर वो हमारे साथ जो है एमक्यूएम भी बैठना चाहती है, हम उनके साथ भी बैठेंगे, मुस्लिम लीग वाले बैठना चाह रहे हैं, हम उनके साथ भी बैठेंगे, तो ये कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हम पीडीएम वालों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं मुल्क को बचाने के लिए। आप ही के मुताबिक जो कातिल, डाकू, लुटेरे हैं, आप उनके साथ बैठ जाएंगे इस पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए? अब आप कातिल किसको कह रहे हैं? मुस्लिम लीग नून वालों को कह रहे हैं, एमक्यूएम वालों को कह रहे हैं? एमक्यूएम वाले कातिल हैं। अगर आपने एमक्यूएम को कातिल कहा है तो फिर ये आप इमरान खान से पूछेंगे क्यों उन्होंने दो वजारत दी एमक्यूएम को? नहीं, हम इमरान खान से नहीं पूछते, ये आपकी जमात के लोगों ने कहा है। और बिलावल साहब ने तो कहा था काला कानून कहने वाले इनके हम मुंह काले करेंगे। ये आपके बिलावल साहब ने कहा, हमने नहीं कहा। हम तो आपको याद दिला रहे हैं। मैंने आपको एक बात कही है कि इस वक्त मुल्क इस हालत पे पहुंच चुका है कि जितने भी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो सब बैठकर देखें, कौम हमारी तरफ देख रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कौम पीटीआई वालों को तो जूते मारेंगे, हमें भी जूते मारेंगे। तो हम इस पोजीशन में हम इलेक्शन में जा सकते हैं, पीटीआई वाले इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो ऐसे हालात में फिर हमें मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा, हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला बताएं। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला तो ये है कि पहले इनसे जान तो छुड़ाएं, हमारी इस वजीर आजम से जान छुड़ाएं, जो कि अपनी टीम आप देखें, उसकी टीम इतनी इमेच्योर टीम है। जिन लोगों ने, अच्छा जी, आपका ख्याल है कि फरवरी मार्च में कुछ हो जाएगा और अभी कोई तैयार नहीं है वजीर आजम बनने के लिए मौजूदा हालात, तो ये मौजूदा हालात में जब कोई वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किस तरह फरवरी या मार्च में कुछ हो जाएगा? देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है वो इमरान खान खुद असेंबली तोड़ेगा। अच्छा। इमरान खान को भी ये पता है कि वो बहुत अनपॉपुलर है। इमरान खान को पता है कि अगर वो और मजीद 1.5 साल रहेगा तो ये हालात और बिगड़ जाएंगे। इमरान खान को ये भी पता है कि कहीं अगर वो खुद नहीं रिजाइन करेगा तो फिर हो सकता है कौम अवाम जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, नबील कबूल साहब, मान लिया जाए अगर वो ये समझें कि वो उनकी जो मकबूलियत है वो खो रहे हैं, तो फिर अगर वो डिसॉल्व कर देते हैं असेंबलियों को तो उसके बाद उनको फायदा क्या है? अगर वो मुंतखब नहीं हो सकते और ये पहले से उन्हें मालूम है, तो फिर वो 1.5 साल अपना पूरा नहीं करेंगे? उसका जवाब है मेरे पास। देखें, कभी कभी जो लीडर होता है ना, वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है ऑपोजिशन बेंचेस में बैठने पर, वो ज्यादा खुश होता है। मुझे याद है मैं 2002 में ऑपोजिशन का एमएनए था, मैं ज्यादा खुश था। इसकी वजह यह थी कि मैं ज्यादा खुल के बोलता था, मैं हुकूमत की जो भी
कारकर्दगी उसके ऊपर खुल के स्पीचेस करता था, लेकिन जब मेरी अपनी हुकूमत आई, जब मैं मिनिस्टर बना, तो मैं खामोश 5 साल बैठा रहा, मैं कुछ नहीं बोल सका। तो बात यह है कि कुछ, चलिए नबील कबोल साहब यहीं से शुरू करते हैं। मान लिया ये आपके खदशात या जो आपकी इंफॉर्मेशन है या जो आपके दोस्त आपको कह रहे हैं वो इसके मुताबिक हो गया, तो अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी या नून लीग से? अगला वजीर आजम जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का ही होगा, और अगला वजीर आजम अगर ऐसे ही सेटअप के अंदर जहां पर मैं समझता हूं कि नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर तो सबसे राय ली जाएगी, लेकिन जनरल इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह वजीर आजम पीपल्स पार्टी का ही होगा। नून लीग से नहीं होगा? उनकी जो आसी उम्मीदें हैं। नून लीग मुझे जो है ये लगता है कि नून लीग जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाएगी, और नून लीग जो है वो कोलिशन में हमारे साथ बैठ सकती है। ये मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ। नहीं, आपकी राय भी तो, आप पार्टी के रहनुमा है ना, आपकी राय जो है वो स्टेटमेंट तो है। आपकी राय जो है वो नबील कबोल जो है पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, तो जो वो बातें कर रहे हैं वो सारी आपकी राय जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। तो इसका मतलब है आने वाले वक्त का जो जायचा है वो आप लोग बना चुके हैं? तकरीबन जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आप बना चुके हैं या दोस्त भी बना चुके हैं? सारी जमातें बना चुकी हैं। अच्छा नबील कबोल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो फिर मंजरनामा तब्दील देखते? वजीर आजम साहब बड़े परेशान है, और उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट देकर इस बात को ठप्पा लगा दिया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आपके पास क्या इतला है? आपके पास? मेरे पास यही इतलात है कि वो वापस आ रहे हैं। कब तक? अगले महीने। चले इतना बता दें कि वो वापस किसी की यकीन दहानी पे आ रहे हैं या अपनी मर्जी से आ रहे हैं? ये तो वो सवाल है जिस पे आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सवाल को मैं सेंसर करूंगा, इसलिए सेंसर करूंगा क्योंकि देखिए नवाज शरीफ गए थे भी किसी की मर्जी से और आ भी रहे किसी की मर्जी से। आपका जवाब मौसूल हो चुका। बहुत शुक्रिया नबील कबोल साहब। इस हवाले से अपना वली नाजरीन दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां हुकूमत अपना तंजीमी ढांचा बेहतर करने की तरफ गामजन है और इसी हवाले से इत्तेहादियों को भी मनाने की कोशिशें जारी हैं, और तंजीमी तौर पर जो इत्तेहाद है उसको भी मजबूत करना है, और तंजीम के अंदर जो सुकम थे, जो खामियां थीं, जिन लोगों की गुड गवर्नेंस नहीं रही और बैड गवर्नेंस का वो बायस बने, उनकी तब्दीली जो वक्त की ज़रूरत है उस तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो इसी के साथ साथ अपोजिशन का भी तरीक़ाकार यही है, उनकी भी हिकमत अमली यही है। तो अपोजिशन और हुकूमत के वज़ा करदा जो इस वक्त तरतीब बन चुकी है या जो हिकमत अमली है उस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, अगर अपोजिशन को देखा जाए, हुकूमत की बाद में बात करते हैं, अपोजिशन की मेल मुलाकातें आपसी हैं या फिर हुकूमत के कुछ अराकीन के साथ? देखिए, एक तो बड़ा इंकशाफ किया है नबील कबोल साहब ने भी। उन्होंने कहा जी हम पीपल्स पार्टी समेत मुस्लिम लीग नून समेत सबके साथ बैठेंगे। बस इवन उन्होंने MQM कह दिया कि MQM के साथ बैठने के लिए तैयार है और हमारे राब्ते हो रहे हैं। आपने सुना है ना, तो ये तो वाज़ेह हो गया। देखिए, मेरे पास इतला ये है कि अपोजिशन जमातें एक दफ़ा दोबारा एक दूसरे के साथ राब्ते बढ़ा रही हैं। अच्छा, राब्ते बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ तकरीर भी कर रही हैं कि मोहतरमा शहीद भट्टो शहीद की बरसी पे आपने देखा मरियम साहिबा ने भी ट्वीट किया उनके लिए, हमजा शवाशी साहब ने भी ट्वीट किया, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने धुआंधार तकरीर कर दी जिसमें चौधरी निसार उनके दौरे हुकूमत की बात की ना, वो कर दिया, उस पर कह दिया। तो अब नबील कबोल साहब ने जो कहा, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन ये है कि एक दफ़ा दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी कल मुलाकात भी है शहबाज शरीफ और बिलावल की, कि ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा सारे दोबारा इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर शायद वो जो खदशात का इजहार कर रहे हैं या जो कह रहे हैं दोस्त, अब मुझे नहीं पता नबील कबोल साहब कहाँ तक दोस्त कह रहे हैं, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की कोशिशें तो जारी हैं। दूसरी तरफ ज़हन में रखिएगा हुकूमत भी खामोश नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन नबील कबोल साहब के पास है, अगर ये दुरुस्त है, तो फिर हुकूमत भी तो अपने ताई कुछ कर रही है। हुकूमत की तगोदो क्या है? मेरे पास के मज़ीद कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकात हुई, आम मुलाकातें नहीं हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों में बहुत से मामला तय पा गए हैं।
और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ, हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जिस तरह उन्होंने अपने तंजीमी ओहदेदारान की तब्दीली की है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब उसके बाद कुछ हुकूमती ओहदेदारान की तब्दीली भी शुरू होने वाली है यासर, और ये जो हुकूमती ओहदेदारान की तब्दीली है ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको कुछ ही अरसे में नज़र आ जाएगा। कुछ अरसे में, मैं फिर कह रहा हूँ, KPK, पंजाब और वफाक तीनों में कुछ ही अरसे में नज़र आ जाएगा। इसकी रिपोर्ट तब्दीलियाँ सूदमंद कितनी साबित होंगी? देखें, सूदमंद साबित होती हैं या नहीं होती, हर तब्दीली सूदमंद साबित होने के लिए ही की जाती है। आगे वो सूदमंद नहीं साबित होती तो ये एक लहदा सब्जेक्ट है, ये एक इनकी अपनी नहली है कि क्यों नहीं होती, लेकिन तब्दीली की इसीलिए जाती है कि ये सूदमंद साबित हो। अगर सूदमंद साबित नहीं होती तो मैं फिर आपके देखिए, मैं यासर आपको एक बात बताऊँ, मैं परसों गुलाब देवी अस्पताल के अंडरपास के इफ्तिताह पे गया। अच्छा, हमें कोई शक नहीं कि फरवरी में इफ्तिताह होना था, वो 2-3 दिन पहले हो गया, और जो DGLD है उन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया। मैंने वहाँ पे अगर होना था तो फिर 1 महीना पहले हुआ। सर 1 महीना पहले हो गया ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि अगर इस हालात में, जब कोरोना भी हो, जब मौसम वेदर भी ऐसा हो, और आपका 1 माह पहले, यहाँ तो 3-3 माह लेट होता है, तो मैंने वहाँ पे हमने सवाल किया कि भाई ये आपने इतना तेज़ से काम कर दिया, और 3 प्रोजेक्ट और उन्होंने बताया कि ये भी हम वक्त से 2-2 माह पहले कर लेंगे। तो मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई कि काम तो हो गया, बड़ा हो गया। अगर ये शहबाज शरीफ साहब करते तो फिर सारा शहर जो था ना वो पूरा बेहतरीन तरीके से सजाया होता, वहाँ पे कारकुन होते, वहाँ पे जश्न होता, और वो इसको सेल करते। लेकिन जब इन्होंने किया तो इन्होंने कहा जी हमने पैसे बचाए हैं। मैंने फिर उन्होंने कहा यार आपने पैसे तो बचा लिए कि इतनी पब्लिसिटी ना करें, लेकिन काम भी बड़ा बेहतरीन कर दिया। लेकिन ये यहाँ पे बिकता वो है जो सजता है। तो अब ये सजने वाले की तरफ जा रहे हैं, अब जा उस रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि हम आगे ही मुहिम चला रहे हैं, तो हो सकता है मैनिफेस्टो में ये भी शामिल हो। राना साहब, 2 दिन रह गए हैं साल के ख़त्म होने में, तो साल का एक हम तज्जिया भी कर लेंगे, उस पर नज़र भी दौड़ा लेंगे कि इस साल के दौरान क्या कुछ हुआ और उससे मुस्तकबिल के लिए क्या सबक सीखा जा सकता है। अगर हम आगाज़ करें डस्का इलेक्शन से, डस्का इलेक्शन को एक टेस्ट केस बनाया गया था कि इस तरह की वाक़यात जो हैं वो दोबारा से रूनमा ना हो, लेकिन KP इलेक्शन के अंदर भी हमें वही देखने को मिला। तो आप डस्का इलेक्शन वाले वाक़यात आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी देख रहे हैं? आपने 133 का जिक्र क्यों नहीं किया, जिस पे पैसे लेते हुए लोग आ गए, जिस पे हलफ देते हुए लोग आ गए, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने दावा किया, हमारे ही प्रोग्राम में आपको याद है ना, परवेज़ मलिक मरहूम साहब के साहबजादे अली परवेज़ मलिक ने दावा किया कि जनाब हम तो वो चीज़ें सामने लेकर आ गए हैं कि जिसके बाद जुटलाया ही नहीं जा सकता। हमने बड़ी वीडियोस, हमने लोगों के बयान दे दिए हैं, अब इस पर बड़ा सख्त एक्शन होगा और ये सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, इनके खिलाफ एक्शन होगा, बड़ा कुछ होगा। नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा बात। KPK के अंदर तो डस्का से भी बड़ा वाक़या शुरू हो गया, और तो और वहाँ पर तो अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी गुफ्तगू शुरू हो गई कि इसने इतने पैसे लेके टिकट दी, इसने इतने पैसे लेके दी, MNA वज़ीर आपने सामने आ गया, आपको पता है ना, वीडियोस आ गई हैं सामने। तो इसके बाद ये तो होता है। देखिए, मैं नहीं समझता, एक डस्का से पहले भी तो एक हुआ था, एक वीडियो आई थी सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। अब आगे आप क्या देखते हैं कि सेनेट इलेक्शन को लेके जिस तरह का हवा उठा और जिस तरह की बातें होती रहीं, क्या मुस्तकबिल में सेनेट इलेक्शन वाला जो केस था उसको भी रिप्ले देखने को मिलेगा? हमेशा ही मिलेगा, ये मिलता ही रहेगा आपको, ये सब कुछ होता रहेगा यासर, ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक वाकई करार, वाकई सज़ा नहीं दी जाती। अच्छा, आपने सरकारी अफसरान को तो फारिग कर दिया, सरकारी अफसरान को तब्दील कर दिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया। सरकारी अफसरान को जिन्होंने अहकामात दिए थे, सरकारी अफसरान को ने जिनके अहकामात माने थे, उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? चले मुझे बता देना सर, किसी एक के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ बता दें मुझे। और भाई उन बेचारों को तो कुर्बानी का बकरा बना दिया, बाकियों के साथ क्या हुआ? किसी एक के साथ भी। इसी तरह लाहौर में एक वाक़या आपको पता नहीं, पिछले साल इसी साल में हुआ, आयशा वाला मीनार पाकिस्तान, कितना बड़ा ड्रामा निकला, कितने लोग निकले, उसके बाद पुलिस की कुर्बानियां दी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। चले, आप इस साल के अंदर PDM की सियासत को किस नजर से देखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PDM से अलहदा होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किस हद तक सूदमंद था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अचीव करना था वो कर लिया। PDM को जिस मकसद के लिए नवाज शरीफ ने इस्तेमाल करना था वो भी कर लिया। मियाँ साहब का मकसद था PDM के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना, मियाँ साहब चले गए, ठीक है।
बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को ख़त्म करके उससे लहदा हो के पीडीएम को कमज़ोर करके पीपल्स पार्टी ने जो जहाँ पे लेना था वो ले लिया, जिसकी नबील कबोल साहब भी आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई पीडीएम में बाकी सबको मिल गया और अब मौलाना साहब को भी केपीके में मिल गया, और क्या होना। पीडीएम में हर जमात ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, किसी को जल्दी मिल गया, किसी को लेट मिला। चले, एक साल की तगोदो के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा लिया, हिस्सा नहीं लिया तो उसकी यकीन दहानी उनको हो गई या वादे वईद हो चुके हैं। पाकिस्तान नहीं हिस्सा लिया माजरत से, कई केस भी आप देखें ना, बड़ा कुछ है, पता नहीं क्यों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी फिर इस तरह हिस्सा ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हिस्सा लेने के साथ साथ आइंदा के भी कुछ ख्वाब सजा रखे हैं। और अगर बात करें मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो उनकी कामयाबी के तो हर तरफ चर्चे हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के नताइज देखकर। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।